लेट्स अंडरस्टैंड द टॉपिक एरिथ्रोस्क्लेरोसिस। तो सबसे पहले मैं आपको इसका एक समरी बताती हूँ। तो एरिथ्रोस्क्लेरोसिस क्या होता है, जो हमारा हार्ट के आर्टरीज होते हैं वहां पे एक इन्फ्लामेशन कॉज हो जाता है जो कि ब्लड के फ्लो को नहीं होने देता है, और ये फर्दर क्या कॉज करता है, एमआई। तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि एरिथ्रोस्क्लेरोसिस क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। It is an abnormal accumulation of lipid or fatty substance in and fibrous tissue in the lining of artery or blood vessel wall in lumen। तो इसमें क्या बोल रहा है, जो लिपिड है, फैटी सब्सटेंस है और फाइब्रस टिश्यू है, वो ना आर्टरी के लाइनिंग में ब्लड वेसल के इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं, जो कि एक ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करते हैं, यानी कि रुकावट कॉज करते हैं। कहाँ पे, ल्यूमन में। ल्यूमन यानी जहां पे ब्लड फ्लो हो रहा है। तो ये ब्लड को अच्छे से फ्लो नहीं होने देते हैं। तो ये क्या फर्दर क्या होता है, हमारे हार्ट तक पूरा जो हार्ट के मसल्स है वहां तक ब्लड अच्छे से नहीं जा पाता है, और ये फर्दर हार्ट अटैक कॉज करता है। सेकेंड पॉइंट है, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक बाय इंटीमल लीजन कॉल्ड एरिथ्रोमस, एरिथ्रोमेटस और फाइब्रस फैटी प्लग। हम एरिथ्रोस्क्लेरोसिस को एरिथ्रोमस भी बोल सकते हैं, एरिथ्रोमेटस भी बोल सकते हैं, फाइब्रस फैटी प्लग भी बोल सकते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस मेनली कैन बी सीन इनटू इंटीमल ऑफ लार्ज एंड मीडियम साइज मसल्स आर्टरी। जो एरिथ्रोस्क्लेरोसिस है वो कभी भी स्मॉल, जो एकदम स्मॉल आर्टरीज होती है उसमें नहीं होता, ये मीडियम और जो लार्ज साइज आर्टरीज होती हैं उसमें होता है। उसके बाद हम स्ट्रक्चर में थोड़ा सा ग्रॉस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है नॉर्मल कट सेक्शन ऑफ आर्टरी। ये आर्टरी का नॉर्मल कट सेक्शन है, जिसमें कि ये जो मिडिल पार्ट है इसको ल्यूमन बोलते हैं, जहां ब्लड फ्लो होता है। उसके बाद जो ये फर्स्ट लेयर है आर्टरी का, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीमा। उसके बाद जो ये सेकेंड लेयर है उसको हम मीडिया, एंड थर्ड लेयर है एडवेंटिया। तो ये 3 लेयर है हमारे आर्टरी का, और ये मिडिल पोर्शन ल्यूमन। उसके बाद जो टीयर हो गया है आर्टरी वॉल में, तो ये किस किस के कारण होता है ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे टीयर हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो फैटी सब्सटेंस है, येलो येलो जो दिख रहा है आपको, ये डिपोजिट होना शुरू हो गया, और ये बस जो देख रहे हो ल्यूमन, इतना सा ही पार्ट बच गया जहां पे ब्लड फ्लो हो रहा है। उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या हुआ है, नैरो आर्टरी बिकम ब्लॉक्ड बाय एन ब्लड क्लॉट। अब जो इतना सा स्पेस बता था, यहाँ पे भी जो है ब्लड क्या हो गया, क्लॉट हो गया। तो ये पूरे तरीके से ब्लॉकेज हो गया। तो अब जो ब्लड है वो एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं पा रहा है। तो ये क्या है, कुछ महीनों बाद क्या कॉज कर देगा, हार्ट अटैक कॉज कर देगा। जब वहां के जो पूरे मसल्स जो हार्ट के हैं वो डेड हो जाएंगे, ड्यू टू ब्लड का सप्लाई नहीं हो पा रहा था वहां पे, तो पूरा जो मसल्स है वो डेड हो जाएंगे, और ये फर्दर क्या आगे चल के क्या कॉज कर देगा, हार्ट अटैक। उसके बाद हम डेफिनेशन देखते हैं। तो ये क्या है, एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड डिपोजिट इन फाइब्रस टिश्यू विद इन आर्टरी वॉल इन ल्यूमन। ये वही चीज बोल रहा है कि जो लिपिड है वो डिपोजिट हो जाता है आर्टरियल वॉल में, कहाँ पे, ल्यूमन में, जो कि कॉज करता है ऑब्स्ट्रक्शन और ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता है। उसके बाद हम देखते हैं इटियोलॉजिकल फैक्टर, रिस्क फैक्टर या कॉजेस। इसको अब तीनों में से कुछ भी आया तो आंसर क्या आएगा, यही आएगा। तो ये 2 में डिवाइड हुआ है, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर और मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। नॉन मॉडिफाइबल मतलब हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते, हम चाह के भी चेंज नहीं कर सकते। वो है एज, क्योंकि एज हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, एज बढ़ते रहता है, और जो ज्यादा एज के रहते हैं उनमें जो एरिथ्रोस्क्लेरोसिस है वो ज्यादा देखा जाता है। उसके बाद है जेंडर। जेंडर में मेल में ज्यादा देखा जाता है एज कम्पेयर टू फीमेल, और जेनेटिक फैक्टर यानी पेरेंट्स से जो है चिल्ड्रंस में आता है, या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से चिल्ड्रंस में आता है वो। उसके बाद है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, जिसको हम ठीक कर सकते हैं। तो ये होता है हाइपरलिपिडीमिया, लिपिड का जो लेवल है वो हमारे बॉडी में ज्यादा हो जाता है। हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। डायबिटिक मलाइसिस यानी शुगर जो हमारे बॉडी में इंक्रीज हो जाता है। स्मोकिंग के कारण, लैक ऑफ एक्सरसाइज के कारण, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के कारण जो मेल एंड फीमेल्स लेते हैं, एंड ओबेसिटीज के कारण, अगर किसी का वेट बहुत ज्यादा है उसके कारण भी होता है। स्ट्रेस लेने के कारण भी जो ये एरिथ्रोस्क्लेरोसिस हमको होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं, हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी, और एक ठोक होता है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस एंड पैथोफिजियोलॉजी में डिफरेंस यही है कि दोनों में कैसे फॉर्म हो रहा है ये बताता है, बस पैथोफिजियोलॉजी में हमको स्ट्रक्चर्स में क्या चेंज आ रहे हैं ये बताता है। तो इसलिए मैं पैथोफिजियोलॉजी लिखी हूं, ताकि स्ट्रक्चर के साथ साथ कैसे फॉर्म हो रहा है दोनों पता चल जाए। तो अगर पैथोजेनेसिस आए या पैथोफिजियोलॉजी आए, ये आंसर लिखोगे तो
हो जाएगा। उसके बाद इसमें स्टेप 1 देखते हैं, तो ये है नॉर्मल आर्टरी वॉल। इसमें हम नॉर्मल आर्टरी वॉल में क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा मसल्स हैं, ये हमारे मसल्स हैं, उसके बाद ये जो हमारा एंडोथेलियल सेल्स हैं और यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है। तो ये 3 लेयर में हमारा जो है आर्टरी वो डिवाइड हो गया है, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एडवेंटिम। ठीक है, तो ये 3 लेयर में डिवाइड हो गया है। और जो ये हमारा जो ये सेल है वो क्या है, एंडोथेलियल सेल है। ये हमारा नॉर्मल आर्टरी वॉल है। उसके बाद स्टेप 2 में आते हैं, तो क्या होता है, एंडोथेलियल इंजुरी। सबसे पहले एंडोथेलियल इंजुरी होता है। तो अब एंडोथेलियल इंजुरी किस कारण से होता है, कॉज में बताई थी, हाइपरलिपिडेमिया होगा, हाइपरटेंशन होगा, या फिर डायबिटिक मेलाइटस होगा, या फिर स्मोकिंग होगा। ये 4 कारणों के कारण हमारे को क्या होता है, एंडोथेलियल इंजुरी होता है। और कुछ और भी फैक्टर्स थे, जैसे कि एज था, जेंडर था, लैक ऑफ एक्सरसाइज था। तो ये सब के कारण ये यहाँ पे क्या हो रहा है, एंडोथेलियल इंजुरी। पर मेनली जो मैंने 4 चीज बताए उसके कारण होता है। इट मे बी कॉज बाय फैक्टर लाइक हाइपरलिपिडेमिया, हाइपरटेंशन, डायबिटिक मेलाइटस, स्मोकिंग। दे आर इनिशियल एरिथ्रोस्क्लेरोसिस। तो क्या है, ये इनिशियल कॉज करते हैं एरिथ्रोस्क्लेरोसिस को। उसके बाद स्टेप 3 में क्या है, एडिशन ऑफ मोनोसाइट एंड प्लेटलेट्स। The leukocyte, neutrophils, monocyte and lymphocytes and platelet adhere to the site of endothelial injury। अब जहां पे ये इंजुरी कॉज हुआ है वहां पे मान लो एक टीयर हो गया, जो कि हम पहले डायग्राम में देखे थे कि एक टीयर यानी कि वहां से हल्का सा वो फट गया। तो उसके कारण क्या है, अब जैसे ही कुछ भी टीयर होता है, कुछ भी चोट लगता है, तो सबसे पहले हमारे व्हाइट ब्लड सेल स्टिमुलेट होते हैं। वो सबसे पहले वहां पे क्या एक्ट करते हैं। तो हमारा जो ल्यूकोसाइट है यानी कि व्हाइट ब्लड सेल है, वो न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट वहां पे आ जाएंगे एंड प्लेटलेट्स आके अडहियर यानी कि इकट्ठा हो जाएंगे टू द साइट ऑफ एंडोथेलियल इंजुरी के साइट पे आके अडहियर यानी कि इकट्ठा हो जाएंगे। तो ये रहे देखो मोनोसाइट एंड यहाँ पे है लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन आगे हम पढ़ेंगे क्या है। तो यहाँ पे मोनोसाइट आगे क्या हो गए, यहाँ पे अडहियर हो गए। उसके बाद 4th स्टेप में दिखा रहा है मोनोसाइट माइग्रेट इनटू इंटीमा। मोनोसाइट जो है माइग्रेट कर जा रहे हैं कहाँ पे, इंटीमा में। इंटीमा क्या होता है, हमारा फर्स्ट लेयर है, ये फर्स्ट लेयर। उसके बाद इसमें क्या लिखा है, द अडहियर मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट पेनिट्रेट the endothelial layer and migrate into intima. In the intima, monocyte get transferred into macrophages. तो ये जो मोनोसाइट्स है वो कहाँ, हमारे ब्लड में है। ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल है, मोनोसाइट यानी कि, ठीक है। तो ब्लड में है, तो अब वो ब्लड से कहाँ पे आ रहा है, टिश्यू में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो ये जो मोनोसाइट है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मैक्रोफेजेस में। मैक्रोफेजेस जो इनगल्फ कर लेते हैं जितना भी हमारा डेड सेल्स रहते हैं या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल रहता है, उसको क्या करता लेता है, एनगल्फ करके उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है, यानी कि उसको खत्म करने की कोशिश करता है। तो ये मैक्रोफेजेस का काम रहता है, जो कि यहाँ से मोनोसाइट जो है वहां से ब्लड से ट्रांसफर होके, मतलब ब्लड से आते हैं यहाँ पे इंटीमल लेयर में। तो ये क्या चेंज हो जाते हैं, मैक्रोफेजेस में चेंज हो जाते हैं, मोनोसाइट से मैक्रोफेजेस में। 5th स्टेप में क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ लिपोप्रोटीन इन द इंटीमा। तो यहाँ पे जो है लिपोप्रोटीन जो है क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन उसका होना शुरू हो जा रहा है। तो जो यहाँ पे मोनोसाइट हमारा ब्लड में है, लिपोप्रोटीन जो यहाँ पे ब्लड में है, वो यहाँ अंदर की तरफ आने लगेगा। तो ये मोनोसाइट तो यहाँ अंदर की तरफ आएगा, तो मैं बताई कि मैक्रोफेजेस में हो जाएगा। एंड जो ये लिपोप्रोटीन है, ये जो एंडोथेलियल सेल है, इसका यहाँ पे डिसफंक्शन हो जा रहा है, क्योंकि ये टीयर हो गया है, वहां से फट गया है, तो वहां पे वो फंक्शन नहीं दिखा पा रहा है, उसको रोक नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ये लिपोप्रोटीन भी क्या है, अंदर आ जाएगा। तो लिपोप्रोटीन को जो ये मोनोसाइट अब मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो गया है, तो इसको क्या है, फॉरेन पार्टिकल समझ के एनगल्फ कर लेगा। तो जैसे ये एनगल्फ करेगा, तो जो ये मोनोसाइट्स है, इसको एनगल्फ करते ही क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये जो लिपोप्रोटीन है वो ऑक्सीडाइज एलडीएल बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। ये किस में चेंज हो जाएगा, फोम सेल्स में चेंज हो जाएगा, जो को हम आगे डायग्राम में भी अच्छे से देखेंगे। तो हम अब चलते हैं 6th स्टेप। तो ये देखो यहाँ पे डायग्राम पे शो हुआ है, ये मैक्रोफेजेस है,
जो कि इसको एनगल्फ करने के बाद क्या बना दे रहे हैं, फोम सेल्स बना दे रहे हैं। उसके बाद 6 स्टेप देखते हैं, स्मूथ मसल सेल्स माइग्रेट। स्मूथ मसल सेल्स क्या हो रहे हैं, अब जैसे कि हम यहाँ पे देखे थे कि मोनोसाइट जो है वो मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं और आके एनगल्फ कर रहे हैं लिपोप्रोटीन्स को, है ना। तो वैसे यहाँ पे जो स्मूथ मसल्स है वो भी माइग्रेट होगा। यहाँ से जो स्मूथ मसल्स है वो भी यहाँ इंटीमल लेयर में माइग्रेट होना शुरू हो जाएगा। द एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स, macrophages and endothelial cell at the site of endothelial damage release cytokinin and growth factor. These factor cause migration of smooth muscle cells present in tunica media into tunica intima. यहाँ पे दिखा रहा है माइग्रेशन ऑफ स्मूथ मसल सेल्स इनटू इंटीमा। तो ये जो स्मूथ मसल सेल्स जो है वो क्या हो रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं यहाँ इंटीमा लेयर में। तो अब हम 7 स्टेप देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोमेटस प्लक। अब जो प्लक है उसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तो स्मूथ मसल सेल्स इन द इंटीमा प्रूफलेट एंड प्रोड्यूस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। सम ऑफ स्मूथ मसल सेल्स एनगल्फ लिपोप्रोटीन एंड फोम सेल्स, दस फॉर्म एन एरिथ्रोमेटस प्लक विथ नेक्रोटिक सेंटर कवर्ड बाय फाइब्रस कैप। जो क्या है, स्मूथ मसल सेल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और कुछ जो क्या है वो जैसा कि जो मैक्रोफेजेस काम कर रहा था वैसे ही ये भी स्मूथ मसल सेल्स भी काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लिपोप्रोटीन को एनगल्फ कर ले रहे हैं और क्या बना दे रहे हैं, फोम सेल्स बना दे रहे हैं। तो हम जो ये हमारा एरिथ्रोस्क्लेरोसिस है ये 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। सबसे फर्स्ट जो है वो फाइब्रस कैप, फिर उसके बाद नेक्रोटिक सेंटर और साथ में शोल्डर। जो ये फाइब्रस कैप है ये किस किस चीज से मिलके बना है वो देख लेते हैं। तो ये क्या है, मैक्रोफेजेस जो एनगल्फ कर रहा था इसलिए वो आया था इंटीमा लेयर में, जो कि क्या फॉर्म कर रहा था, फोम सेल। तो फोम सेल जरूरी होंगे। उसके बाद स्मूथ मसल जो यहाँ से माइग्रेट किए थे तो इसलिए यहाँ पे स्मूथ मसल्स भी हैं एंड लिम्फोसाइट्स भी हैं। तो ये पूरे जो है क्या है, यहाँ पे अडियर हो चुके हैं, जो कि क्या बना चुके हैं, फाइब्रस कैप, यानी कि एक हार्ड सा कैप बना चुके हैं यहाँ पे। उसके बाद जो यहाँ बीच में है जो नेक्रोटिक सेंटर है इसमें क्या मिलेगा आपको, कोलेस्ट्रॉल क्लेफ्ट मिलेगा, फोम सेल्स मिलेंगे एंड नेक्रोटिक मटेरियल मिलेगा यहाँ बीच में आपको। तो ये हो गया हमारा क्या है, ये एक फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोमेटस प्लक। तो ये क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में जहाँ पे आप इसका मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे यानी स्ट्रक्चर। तो हम ग्रॉस स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इसमें क्या बताया, साइट बताया, यानी कि कहाँ होता है एरिथ्रोस्क्लेरोसिस, मतलब जहां ज्यादा चांस होते हैं। तो इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मोस्ट सर्वाइवल इन्वॉल्व्ड वेसल्स आर लोअर एब्डोमिनल अरोटा, कोरोनरी आर्टरी, पॉपुलेटरी आर्टरी एंड इनिशियल कैराटाइड आर्टरी। तो ये क्या है, मोस्ट कॉमन है जहां पे एरिथ्रोस्क्लेरोसिस होता है। उसके बाद अपीयरेंस, ये दिखता कैसे है, तो दिस आर येलो ओवल लीजन 1 to 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर राइज्ड सरफेस। क्या होता है, 1 to येलो कलर के होते हैं और ओवल शेप में होते हैं, और 1 से 2 सेंटीमीटर के होते हैं और साथ में राइज सरफेस, यानी कि ऐसा राइज्ड सरफेस होता है जो कि ब्लड का फ्लो नहीं होने देता। उसके बाद हम देखते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या है, सुपरफिशियल फाइब्रस कैप is covered by endothelial which is composed of smooth muscles, dense connective tissue, extracellular matrix extra। जो फाइब्रस कैप है 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया, देखो सुपरफिशियल, ठीक है, सुपरफिशियल फाइब्रस कैप, नेक्रोटिक कोर एंड शोल्डर। तो ये जो सबसे फर्स्ट वाला लेयर है इसमें क्या होता है, is covered by endothelial which is composed of smooth muscle cells, dense connective tissue एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो जो सुपरफिशियल यानी कि जो कैप है वो किस चीज से मिलकर बना रहता है, इन्हीं सब चीजों से मिलकर बना रहता है। उसके बाद सेकंड होता है वो है नेक्रोटिक कोर। नेक्रोटिक कोर किस चीज से मिलकर बना है, डीप इन द फाइब्रस कैप इज नेक्रोटिक कोर विच इज मेनली कंसिस्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल क्लेफ्ट एंड फोम सेल्स। तो जो नेक्रोटिक कोर है वो सेंटर में थोड़ा डीप में होता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल क्लेफ्ट और फोम सेल से मिलकर बना रहता है। तो जो थर्ड है वो है शोल्डर। इट इज अ पेरिफेरल रीजन, पेरिफेरल रीजन में रहता है बीनेथ एंड टू द साइड ऑफ सुपरफिशियल फाइब्रस कैप। साइड में जो कैप रहते हैं उसके साइड में रहता है ये जो शोल्डर रीजन है। उसके बाद हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड साइन एंड सिम्टम, दोनों एक ही। अगर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आता है या फिर साइन सिम्टम आता है तो लिखना यही है।
तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, इस्चीमिया यानी कि रिड्यूस ब्लड फ्लो। ब्लड का फ्लो जो है, अगर यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन, ये ब्लड फ्लो हो रहा है मान लो, और यहाँ एक ऑब्स्ट्रक्शन बन जाएगा तो यहाँ से यहाँ ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, तो इस्चीमिया होना एकदम तय है, रिड्यूस ब्लड फ्लो। उसके बाद क्या होता है, एंजाइना पेक्टोरस यानी कि चेस्ट पेन। अब ब्लड का फ्लो नहीं हो पा रहा है तो चेस्ट पेन तो होना ही है। फिर ये फर्दर क्या कॉज करेगा, एमआई यानी कि हार्ट अटैक। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग लगेगा। इनडाइजेशन, ऐसा लगेगा कि डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है। नॉजिया यानी कि वॉमिटिंग टाइप का लगेगा। तो ये सब क्या है, हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि साइन एंड सिम्टम है जो कि एरिथ्रोस्क्लेरोसिस में हमको एक पेशेंट में दिखेगा। तो यहाँ पे हमारा एरिथ्रोस्क्लेरोसिस कंप्लीट होता है। कैसा लगा आपको ये टॉपिक, कमेंट में जरूर बताना, और पसंद आया तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।